आउज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनलाइन स्टूडेंट्स काइंडली कंफर्म करें आवाज़ स्क्रीन वीडियो सब ठीक है। अच्छा बेटा, आप नमाज ब्रेक का साजिद कह रहे हैं किस सिटी से हैं, सिटी बता दीजिएगा। अगर आपके पास मगरिब का टाइम हो गया है तो आप नमाज़ पढ़ लो, ठीक है। अदरवाइज़ हम कोई आधे घंटे में ब्रेक करेंगे, ठीक है। कराची की टाइमिंग के हिसाब से स्टार्ट करें भाई। अच्छा, हम चैप्टर 2 पे हैं। ऑनलाइन बेटा आवाज़ स्क्रीन के बारे में कंफर्म करें तो स्टार्ट करो। हम चैप्टर 2 पे हैं और चैप्टर 2 का थोड़ा सा हिस्सा हमने कवर किया था पिछली क्लास में मेमोरेंडम के हवाले से। अब आप स्कीम तो पहले ही जानते हैं कि चैप्टर 1 का कोर समझने के बाद हम उसकी डिटेल में चले गए हैं। चैप्टर 1 में अभी कुछ चीज़ें बाकी हैं जो अलग अलग थीम से ताल्लुक़ रखती हैं, इस वजह से उस पर हम वापस आएंगे। अब देखिए, एक चैप्टर है हमारा चैप्टर 2, ओके, और उसमें डिटेल है किस चीज़ की? नो, मेमोरेंडम की नहीं, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल दोनों की। आर्टिकल्स भी तो है ना, दोनों है। तो हमने स्टार्ट किया था और कहा था कि इसमें मेमोरेंडम के मुतालिक कुछ पॉइंट्स थे। 1.1 वो है क्लॉजेस कौन से हैं, ये हमने कवर कर लिया था। बोरोइंग पावर्स पे भी हमने बात की थी और मेमोरेंडम, इसका मतलब है कि थीम 1 हो चुकी थी। थीम 1 पे मुकम्मल बात हमने पिछली क्लास में कर ली है। और इसके बाद अब आता है चैप्टर 2 में थीम 2, जिसको हमने आज कवर करना है, और वो है नेम ऑफ़ द कंपनी। अब नेम से मुतालिक पिछली क्लास में वैसे ही हमने वो ऑनलाइन सर्चेस मार के देखे थे कि नेम अवेलेबिलिटी क्या है। अब फर्दर डिटेल्स कंपनी के नाम के हवाले से आ जाएंगे, ठीक है। जो एरिया हमने कवर कर लिया था चैप्टर 2 का वो ये है कि हमने पहले टेबल की फॉर्म में और फिर एक चार्ट की फॉर्म में सारे क्लॉजेस को शो किया, सारे क्लॉजेस की फिर एक एक करके डिटेल डिस्कस की, और उसके बाद जो मेमोरेंडम है उसके मुतालिक कुछ ये प्रोविज़न थे जिसको हमने फ़्लो चार्ट के ज़रिए कवर किया था। यहाँ जो बात की गई थी कि रिक्वायरमेंट्स क्या हैं मेमोरेंडम के बारे में, वो प्रिंटेड होगा, पैराग्राफ्स में डिवाइडेड होगा, नंबर होगा, साइन करना है और डेट होगा। साइन करने वाला बंदा सब्सक्राइबर अपनी कौन सी इन्फॉर्मेशन देगा, और फिर विटनेसेस भी जो होंगे वो सेम इन्फॉर्मेशन देंगे। इस पे तफसील में हमने पिछली क्लास में बात की है, आज उसको हम रिपीट नहीं करेंगे। आपको जब पिछली क्लास को देखना होगा तो आपको सारी। अब हम आते हैं आगे कंपनी के नाम के मुतालिक। देखिए, नेम क्लॉज कंपनी का नाम होता है ना, तो आपने अभी मेमोरेंडम में क्या पढ़ा था नेम क्लॉज के बारे में? नेम क्लॉज के बारे में आपने पढ़ी थी जो तफसील, थोड़ी रिवाइज कर लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं। मगर ये आपने पढ़ा था कि नेम क्लॉज होता है, यानी मेमोरेंडम के अंदर कंपनी का नाम नेम क्लॉज में। रिक्वायरमेंट क्या होंगी? अगर वो कंपनी पब्लिक कंपनी है तो लिमिटेड लिखा होगा, प्राइवेट है तो प्राइवेट लिमिटेड होगा, सिंगल मेंबर है तो एसएमसी प्राइवेट होगा, गारंटी है तो गारंटी, यानी एंडिंग बताई गई है। मगर बस इसके अलावा नहीं है। नाम किधर है? नाम किधर है? अभी कुछ दिन पहले मुझे एक स्टूडेंट की कॉल आई, कल सर आपसे कंपनी लॉ पढ़ा है, मेरे एक किसी रिलेटिव का प्रॉब्लम आ गया है, आपकी गाइडेंस चाहिए। मैंने कहा जी बताओ क्या है। अब उन्होंने जब नाम रखा, अब ऑब्वियस ही बात है, किसी अनाड़ी से ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस करवाया था, तो नाम रखने में उनसे गलती हो गई। गलती तो खैर इन अभी नहीं थी, तभी तो नाम आ गया। अब नाम पता है कैसे रखा गया था? अब मेरे साथ नाम था, सपोज कर लो कि ABC, ये नाम था ना। अब ABC प्राइवेट लिमिटेड होनी चाहिए, प्राइवेट। ऑनलाइन तवज्जो कीजिएगा बेटा, प्राइवेट लिमिटेड। अभी क्या लिखा था? प्राइवेट लिमिटेड। एंडिंग कैसे होगी? नेम क्लॉज में सिर्फ बताया गया है एंडिंग कैसे होगी, नाम क्या होगा नहीं बताया नेम क्लॉज ने। वो तो आपकी मर्जी, उसके लिए अलग सेक्शंस हैं, अलग सेक्शंस हैं जो गाइडेंस दे रहे हैं कि इस किस्म का नाम रख सकते हो, इस किस्म का नाम नहीं रख सकते। मगर नाम रखना क्या है? आपकी मर्जी। उसने पता है नाम क्या रखा? एंडिंग क्या थी? प्राइवेट लिमिटेड, क्योंकि प्राइवेट था, एंडिंग तो वही थी, ये लिखा था प्राइवेट लिमिटेड। पता है उसने नाम में क्या लिखा था? ABC प्राइवेट लिमिटेड।
ये 2 दफ़ा हो गया भाई। रजिस्ट्रार ने ओके कर दिया, उसने कहा ठीक है ये नाम है तो ठीक है फिर। मतलब प्राइवेट लिमिटेड में उसने नाम में ही प्राइवेट लिमिटेड, ओ भाई एंडिंग में होता है ना तो 2 दफ़ा लिख दिया, एक दफ़ा ब्रैकेट में प्राइवेट लिमिटेड, एक दफ़ा पूरा प्राइवेट। उसने क्या कहा, ओके कर दिया, नाम बन गया तो सो व्हाट। अब उनको पता है प्रॉब्लम कब आया, बैंक ने अकाउंट खोलने से इनकार कर दिया, कहा नाम गलत है। मैंने कहा बैंक के मैनेजर का नंबर दो मुझे, मैं उसको सुना दूंगा, आप इतराज़ नहीं कर सकते। क्यों? हमने क्या पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था, अगर कंपनी बन गई तो बन गई। और भाई अब आप इतराज़ नहीं कर सकते, आप कौन होते हो कंपनी का नाम बताने वाले। किसी ने अपने बच्चे का नाम रखा कालू, उसकी मर्जी, उसको प्यारा है, काला कलर को कम प्यारा है क्या यार, काला भी तो बहुत प्यारा है कालू। तो आप एतराज़ करो नाम गलत है, वो भाई उसकी मर्जी, उसका बेटा है, उसकी कंपनी, उसने रखा, ठीक है। उसने कहा आपने तो मसला हल कर दिया। मैंने कहा नहीं आगे भी सुनो, मगर नाम अच्छा नहीं लग रहा तो अल्ट्रेशन कर लेना, मगर अकाउंट खुलवाओ, अकाउंट खुलेगा, वो मना नहीं कर सकता, ठीक है, मगर अल्ट्रेशन कर लेना, क्योंकि क्या है नाम यार, ABC प्राइवेट लिमिटेड ठीक है। तो आपको जो क्लॉजेस हैं उसके हवाले से जो बात बताई गई वो ये है कि नेम क्लॉज में नाम नहीं होगा, वो आप लिखोगे। सिर्फ नेम क्लॉज बता रहा है, गाइडेंस किस पे दे रहा है, एंड कैसे करेगा, एंडिंग कैसे होगी। अब नाम क्या रखना है, आप रखो, जो रखना है रखो, मगर उस पे भी कंपनीज एक्ट में अलग से सेक्शन हैं, अलग से सेपरेट सेक्शन हैं जो बताते हैं क्या कि कौन सा नाम रखा जा सकता है, कौन सा नाम नहीं रखा जा सकता, और उसको अब हम पढ़ने वाले हैं इस तरह। अब हमारा टॉपिक क्या है, कंपनी के नेम से मुतालिक, ठीक है। सजाद वामिक, ठीक है बेटा। अच्छा देखिए, अब आते हैं नाम के मुतालिक। सबसे पहले नाम से मुतालिक 2 किस्म की बातें हैं। एक वो कि कुछ नाम हैं जो कि अलाउ नहीं हैं, नहीं रख सकते आप, और कुछ ऐसे हैं जो कि आप इजाज़त लेके रख सकते हो, और तीसरा वो है ना इजाज़त की ज़रूरत है ना मना है, तो उसके लिए कोई गाइडेंस नहीं है। इसका मतलब जब आप नाम रखोगे और कोई एतराज़ ना करे रजिस्ट्रार, तो इसका मतलब नाम हो गया ओके, और वो रख रहा होगा, आपकी मर्ज़ी है। नाम तो मालिकों की मर्ज़ी होगी ना भाई, रजिस्ट्रार क्यों एतराज़ करेगा। हाँ, रजिस्ट्रार एतराज़ करेगा जब इन 2 कैटेगरी में आएगा। कौन सी कैटेगरी, जो कानून ने उसको कहा है कि ये ज़रा देख लेना भाई, ये नाम इस किस्म के ना हों। कौन से नाम ना हों, सबसे पहले फर्स्ट ये है, गौर से देखिएगा, फर्स्ट बॉक्स आ रहा है कि वो नाम किसी और कंपनी के नाम से सेम ना हो, रिजेंबल ना करता हो, सेम ना हो और रिजेंबल, ताकि लोग धोखा ना खाएं। बताता हूँ अब इस पे कि भाई सेम तो हो ही नहीं सकता। अब इसमें थोड़ी सी आपको वैसे आपकी लर्निंग के लिए गाइडेंस दे दूं कि ना सिर्फ कंपनी का नाम रखना SECP के पास किसी भी बिज़नेस के लिए, जब वो कंपनी के नाम से बिज़नेस कर रहे हैं तो इम्पॉर्टेंट है, बल्कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन IPO के पास भी उस नाम पे कब्ज़ा करना ज़रूरी है। क्यों कब्ज़ा करना ज़रूरी है भाई, क्योंकि कल आपका नाम बन जाएगा और अगर आपने उस नाम को अपने नाम पे नहीं लिया होगा तो कोई और उठेगा और वो उस नाम को ले लेगा, तो फिर वो उसी का होगा, ठीक है। इसीलिए IPO अलग इदारा है, कंपनी अलग है। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, केस देता हूँ आपको और मैं पूछता हूँ ये नाम रखा जा सकता है कि नहीं रखा जा सकता। सपोज करें कि एक
हेयर ट्रांसप्लांट का डॉक्टर है, वन ऑफ द फाउंडर्स इस हेयर ट्रांसप्लांट का कराची में, और उसका नाम तो मेरे जहन से निकल गया, बट हिज सरनेम वाज आल्सो तुनियो। उन्होंने नाम रखा था तुनियोस क्लिनिक, ऐसे कोई उनका नाम था, मुझे नहीं पता, बट उसमें वर्ड तुनियो यूज़ करते थे। वो सरनेम है मेरा, तो वो भी, अब मेरी उनसे मुलाकात नहीं है, बट मैं नाम सुना था उनका। अब सपोज कर लें उनका नाम बन गया, ओके, एक नया और तुनियो डॉक्टर निकला, उसने इस नाम से कंपनी रजिस्टर करना चाहिए, हो सकती है? फैक्ट ही नहीं सुने तूने मौलवी? हाँ, क्यों नहीं रख सकते भाई? उसने बिजनेस का नाम रखा तुनियोस क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड, वो भी डॉक्टर है, और जो पहले बंदा था वो तुनियोस क्लिनिक के नाम से बिजनेस चला रहा था। अब आपको सही सवाल पूछना चाहिए, गलत सवाल ये है कि जो पहले क्लिनिक है वो कंपनी है या सोल प्रोप्राइटरशिप है? भाई कंपनीज एक्ट कहता है कि एग्जिस्टिंग कंपनी का नाम ना रखो। वो क्या सोल प्रोप्राइटर के बिजनेस का भी ठेकेदार है क्या? पार्टनरशिप का ठेकेदार है क्या? नहीं, गौर से पढ़ो कि ए सिमिलर ना हो या कंपनी के नाम से। भाई वो तो उस तुनियो साहब को जो पहले थे सोचना चाहिए था ना, कंपनी बना लेता ना, नहीं बनाई तो मैं बनाऊंगा भाई, मैं भी डॉक्टर, वो भी डॉक्टर, उसकी भी क्लिनिक, मेरी भी क्लिनिक, मैं कंपनी बना के चलाता हूँ बिजनेस अपना, मैं रखूंगा नाम तुनियोस क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड, रख सकता हूँ। मगर अगर उसने पहले कंपनी बनाई होती तो मैं नहीं रख सकता था। आई बात समझ? गौर से देखिएगा, ये काम एससीसीपी का नहीं है, ये काम एससीसीपी का नहीं है। हाँ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन में अगर उन्होंने जाके वर्ड तुनियोस क्लिनिक रजिस्टर कर दिया था तो अब मैं जाके वहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकूँगा, क्योंकि वो ऑलरेडी से पहले उनके पास है। तो इस किस्म के बिजनेस में प्रॉब्लम्स आते हैं। ओके, मैं मिसाल देता हूँ, ये ऐसे अभी सोचा है, कोई इस तरह एग्जिस्ट नहीं करता। सपोज कर लो किसी का बिजनेस है लालीज, एवं तो कम आ रहा है, कोई इसमें वो नहीं सोचा, लाली लाली लालीज, और उसकी स्पेलिंग क्या है? भाई अगर एक ऐसा बिजनेस है यूं करके और ये अपोस्ट्रॉफी डाल दिया हमने, इसका मतलब ये किसी बंदे या बंदी का नाम होगा, लालीज, कोई ब्यूटी क्लिनिक हो सकती है, और इसने रजिस्टर कराया हुआ है अपने नाम को यूं प्राइवेट लिमिटेड लालीज, तो ये नाम कोई ले सकता है? नहीं, लालीज तो नहीं मिलेगा ना भाई, ऑलरेडी कंपनी एग्जिस्ट करती है ना। व्हाट इफ के मैं अपना नाम यूं रजिस्टर कराना चाहूँ, सिंगल ए को डबल एल कर दिया, ओके, और ये कर दिया मैंने डबल ई, और आखिर में डाल दिया मैंने जी, और बन गया क्या? प्राइवेट लिमिटेड। अब भाई सेम तो नहीं है, सेम तो नहीं है, सिमिलर कहाँ है? रिजेंबल कर रहा है, सेम साउंडिंग। क्या ये मुझे मिलेगा? नो, क्यों नहीं मिलेगा? अनलेस के मैं कोई ऐसा जाके करिश्मा कर दूं रजिस्ट्रार के पास कि वो कन्विंस हो जाए कि नहीं नहीं ये धोखा लोग नहीं खाएंगे, दो अलग अलग हैं। ओके, अच्छा जी, एक चाय पत्ती बड़ी मशहूर हुई, मैं नहीं पीता, मुझे पता नहीं इस वजह से, वो जो रोड साइड पे बड़े दुकान होते हैं ना, जैसे चाय के ढाबे ट्रकों के, उधर वो बहुत चलती है। ब्रांड का नाम मैं भी भूल गया हूँ, एड बहुत आते थे उसके। हाँ मेरा ख्याल है मिल जाएगा। हाँ ये देख बीच में है, वाइटल, ये इस पे एक रियल लाइफ केस आया था, वाइटल। ओके, ये देखो
एक है वाइटल। एक बंदे ने क्या किया, बोला लिखा बिल्कुल सेम कलर सेम पैकेजिंग, पता ही नहीं चले, अगर अनपढ़ बंदा है तो फ़र्क भी नहीं मालूम कर सकेगा। और नाम रखा उसका टी कोयल कर दिया, विलाल। भाई अब मुझे बताओ, अगर वाइटल प्राइवेट लिमिटेड है तो विलाल प्राइवेट लिमिटेड हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? कहाँ से मिल रहे यार? अब मगर if मैं अच्छा वकील होता ना तो मैं जाके इसको डिफेंड कर लेता कि ना सेम साउंडिंग है, सेम साउंडिंग नहीं है, और विलाल की मैं कोई ऐसी एब्रीविएशन ले जाता ना कि उसको यकीन हो जाता कि हाँ यार तुंजो साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। मगर इस पे जो केस आपको मैं बता रहा हूँ वो फाइल हुआ था, वाइटल ने केस फाइल किया था इसके खिलाफ कि ये हमारे नाम को, हमारे कलर स्कीम को मिसयूज़ कर रहा है, और केस फाइल किया था कंपटीशन कमीशन के पास और कहा था कि ये मार्केटिंग का मिसयूज़ हो रहा है, और कंपटीशन पाकिस्तान में जो लॉ है उसमें किसी भी इस किस्म की मार्केटिंग पे बैन है कि आप किसी और का धोखा दें, लोगों को लगे कि आप कुछ और हो, डिसेप्टिव किस्म की मार्केटिंग करें। और ये जीत गए थे केस, जीत गए थे केस। और उसकी मेन वजह क्या थी, इन्होंने पैकेजिंग भी तो सेम रखी थी ना यार, हर चीज़ सेम। बच पता है किस पे गए ये, क्योंकि अभी प्रोडक्ट लॉन्च ही नहीं की थी कि उन्होंने केस फाइल कर दिया था। अभी उन्होंने पैकेजिंग बना के थोड़ा काम कर ही रहे थे तो केस फाइल हो गया, तो इनकी बचत हो गई, जाके माफ़ी तलाफ़ी कर दी कि भाई छोड़ दो। तो पेनल्टी खैर लगी थी बट बचत हो गई। तो ये सारी चीज़ें इसलिए होती हैं कि जो बिजनेसमैन है उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्टेड हो। ओके, तो जब कोई भी बंदा बिजनेस सोचता है ना तो वन ऑफ द थिंग उसको क्या सोचनी होती है, व्हेन कॉर्पोरेट एंटिटी की तरफ जा रहा है तो नाम का प्रोटेक्शन। वो नाम सिर्फ एक जगह प्रोटेक्ट नहीं करना होता, कंपनीज एक्ट के तहत और रजिस्ट्रार के पास वो और जगह पे भी करना होता है, ख़ास तौर पे आईपीओ के पास। सही है, आए ज़रा वापस ताकि हम इसको कवर कर सकें। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया भाई कि नाम आइडेंटिकल या रिजेंबल नहीं कर सकता ऑनलाइन, ठीक है बेटा। इनअप्रोप्रिएट नहीं हो सकता। अब ये बहुत बड़ी चीज़ है इनअप्रोप्रिएट। इनअप्रोप्रिएट का मतलब क्या है, आपके मुल्क के खिलाफ लॉ की खिलाफ वर्जी करता हो, इनअप्रोप्रिएट है। मज़हब के खिलाफ हो, एथिक्स के खिलाफ हो, स्टैंडर्ड के खिलाफ हो, गुड टेस्ट के खिलाफ हो। हाँ हाँ क्यों नहीं, गुड टेस्ट अजीब सा नाम रखें आप जिसे किराहत आती हो, ठीक है, आप इनअप्रोप्रिएट है भाई, इस किस्म का नाम बिजनेस में नहीं यूज़ करना चाहिए। मगर अब ये क्या है, ये फिर डिस्क्रिशन आ जाता है किसका, किसका डिस्क्रिशन आ जाता है किसका, नहीं सही नाम बताओ, रजिस्ट्रार का, कि वो किस चीज़ को अप्रोप्रिएट और किसको इनअप्रोप्रिएट कहता है। ठीक है, फिर है अनडिज़ायरेबल ना हो। अनडिज़ायरेबल भी क्या है, उसमें इतराज़ कुछ नहीं है बट मुनासिब नहीं है, डिज़ायरेबल नहीं है। तो क्यों नहीं है भाई, कोई तो वजह होगी ना अनडिज़ायरेबल। मसलन अनडिज़ायरेबिलिटी की एक एग्जांपल सुने, किसी इसकी एक वजह सुनिएगा, बहुत सारी रीज़न्स हो सकती हैं, अलग अलग केसेस में हो सकता है। अनडिज़ायरेबल इसलिए है क्योंकि किसी और बिजनेस के साथ मैच नहीं करता, मगर लोग फिर भी धोखा खा जाएंगे। मैच नहीं करता, ये अनडिज़ायरेबल का मतलब वो नहीं है कि अनएथिकल गलत नहीं, डिज़ायरेबल नहीं है ये नाम रखना। जैसे वही वाइटल और विलाल, रिजेंबल कर रहा है नहीं, आइडेंटिकल है नहीं, फिर भी डिज़ायरेबल नहीं है ये नाम रखना। क्यों, लोग धोखा खा सकते हैं। तो अप्रोप्रिएट को और अनडिज़ायरेबल को अलग अलग समझिएगा। और ऐसे ही डिसेप्टिव, अब इसका मतलब क्या है कि इन सब में देखें डिस्क्रेशन है किसके पास, रजिस्ट्रार के पास। तो नंबर 1 आइडेंटिकल या रिजेंबल ना करे, इनअप्रोप्रिएट ना हो, अनडिज़ायरेबल ना हो और डिसेप्टिव ना हो। डिसेप्टिव तो बहुत ईजी है समझना, ताकि वो कस्टमर को धोखा हो। मसलन धोखे देने का मतलब ये नहीं किसी एग्जिस्टिंग बिजनेस से मैच करता हो। धोखा इस तरह भी तो हो सकता है ना कि नेचर ऑफ बिजनेस या नाम। अब देखें, आप मिसाल ले लें, एक बंदे ने मैं इसको धोखा तो खैर नहीं बोलूँगा, पुरानी बात है, किसी ने एक
बुक प्रिंट की और पब्लिशिंग का नाम रखा मॉर्गन पब्लिशर्स। तो मुझे लगा यार ये तो बाहर से प्रिंट करवाई है भाई ने यार, मॉर्गन पब्लिशर्स। तो मैंने सुना ही नहीं था, नाम बड़ा अच्छा था मॉर्गन। वो जैसे साउथ की मूवीज़ होती है ना, उसमें तो मॉर्गन नहीं, मुर्गन 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 बोलते हैं, मुर्गन ऐसे होता है ना वो साउथ की इंडियन मूवीज़, वो नहीं था, ये मॉर्गन था। तो मुझे कहीं मुलाकात हुई, मैंने उनसे पूछा कि आपने कहाँ से प्रिंट कराई है? कहता है खुद प्रिंट की है। तो मैंने कहा मॉर्गन पब्लिशर क्या? कहता है जर्मनी में मॉर्गन मॉर्निंग को कहते हैं। मैंने अपना नाम रखा। तो मुझे इंप्रेशन आ रहा था क्या यार ये तो कोई बाहर, तो इसका मतलब है इन वे वो डिसेप्ट, खैर नहीं था उनका आइडिया, मगर नाम से डिसेप्शन भी तो होता है ना, ये बाहर का होगा, बाहर का होगा, वो है लोकल। अच्छा अगर फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनी नहीं है, नाम से डिसेप्शन क्या आ रहा है यार ये तो फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनी है। मैन्युफैक्चरर नहीं है नाम से, तो इस किस्म की कोई भी नाम के अंदर डिसेप्शन नहीं होनी चाहिए। आखिरी क्या है, अगर तो वो डिजाइंड है नाम ऐसे टू एक्सप्लॉइट और अफेंड रिलीजियस ससेप्टेबिलिटीज, वीकनेस, रिलीजियस फीलिंग्स को, इमोशंस को पॉजिटिवली और नेगेटिवली अफेक्ट करे, वो अलाउ नहीं है। अब इसकी बहुत सारी मिसालें दी जा सकती हैं, मगर सारी मिसालें बुरी हैं इसलिए नहीं दूंगा, खुद समझ जाओ। मज़हब को कैसे, ससेप्टेबिलिटी वीकनेस को कहते हैं, इमोशंस, ठीक है। ससेप्टेबल का मतलब है कि एक वीकनेस एक इंसान की होगी ना, तो मज़हब को एक्सप्लॉइट करना, ठीक है। मसलन हालांकि वो उस दिन मैंने दिखाया था, मेरी उम्मीद यही थी कि उसका नाम होगा नहीं, बिस्मिल्लाह के नाम से कंपनी नहीं होनी चाहिए थी। हमने सर्च की थी क्लास में, बिस्मिल्लाह के नाम से कंपनी निकल आई, माशाअल्लाह, है ना। यानी इंप्रेशन ये क्रिएट कर रहे हैं कि तुमने मुझसे प्रोडक्ट नहीं तेरा बिस्मिल्लाह ही गलत है, तुमने बिस्मिल्लाह करनी है मुझसे। तो इस किस्म की चीज़ नाम में अलाउ नहीं है। और फिर एनी अदर ग्राउंड, जो जनरल बात हर लॉ में लिखी होती है, कुछ और भी रास्ता खोला होता है कि अगर कल कोई वजाहत करनी हो तो हम स्पेसिफाई कर देंगे, कुछ नए डिसअलाउंस भी ऐड कर देंगे, नई चीज़ें भी रख देंगे। अब कहने का मकसद क्या था कि अगर बॉक्स गिने तो 1 2 3 4 5 स्पेसिफिक और छठा जनरल, ये नाम नहीं रखे जा सकते, ये नाम इजाज़त नहीं है। ऑब्जेक्शन आएगा तो आपको नाम चेंज करना पड़ेगा। तुम्हें ऑब्जेक्शन किस पे आएगा, एंडिंग पे आएगा? नहीं, वो तो उससे पहले वाली बात पे आएगा ना, ठीक है। एक मुझे आइडिया आ रहा है, अभी मैंने सर्च करना है घर जाके, कोई पाकिस्तान में मौलवी प्राइवेट लिमिटेड है, सोच रहा हूँ वैसे अभी भी मौलवी, हाँ मौलवी राइस है, हाँ। अच्छा सूफ़ी भी तो है ना, सूफ़ी तो बड़ी ब्रांड है यार, ये सूफ़ी वर्ड भी तो यार भाई, मतलब इसका मतलब क्या है कि जहाँ पे, इसका मतलब रिलीजियस नाम इस्तेमाल करना गलत नहीं है, जहाँ वो मसला करे, नहीं हाँ उसका सरने में, मगर जहाँ वो मसला करे तो मज़हब इस्तेमाल कर सकते हो धंधे में, बट मसला ना करे, वो ससेप्टेबिलिटीज़ को एक्सप्लॉइट ना करें, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि तुम भी सोच सकते हो कोई ऐसा नाम, से मौलवी प्राइवेट लिमिटेड, यार मुझे आइडिया अच्छा है वैसे। आपको पता है ये क्या है प्रोडक्ट, ये कौन सा है, कोई गेस? ये जो ड्रेस है ना, ये कहाँ से लिया मैंने? मौलाना तारिक जमील MTJ लिखा है इसके पीछे, मौलाना तारिक जमील। अब देखिए ना, अब बात ये है, अगर उन्होंने बिजनेस करना है, किसने मना किया है भाई, कर रहे हैं तो करें, मगर नाम क्या रखा भाई? मौलाना साहब आइडिया है आपको? पहले था वो जे डॉट, ठीक है, जे था या जे डॉट हुआ तो जुनैद जमशेद, तो भाई नाम तो है ना, तो बिजनेस में आता है। एनीवे चले आगे बढ़े बेटा। नेक्स्ट क्या है, वो नाम जिनके लिए इजाज़त लेनी पड़ेगी, फिर रख सकते हो वरना नहीं रख सकते, सही है, ओके। अगर नाम से ये नज़र आ रहा हो, क्योंकि नाम आपने ऐसा रखा कि उससे लग ये रहा हो कि आपकी कंपनी को पाकिस्तान के हेड ऑफ स्टेट की पैट्रनेज हासिल है। पैट्रनेज किसको कहते हैं? पैट्रनेज कहते हैं सपोर्ट को,
इखलाकी सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, वो पीछे खड़े हैं आपके एज अ बड़े, काम नहीं करते मगर उनका आशीर्वाद है, ठीक है। एक स्कूल खुला था जो कि अब्दुल कदीर खान साहब जो हमारे साइंटिस्ट थे उसके पैटर्न इन चीफ थे। पैटर्न इन चीफ का क्या मतलब है? वो कह रहे हैं जी मैं आपके स्कूल के पीछे खड़ा हूँ, चलाओ। तो क्या वो खुद क्लास लेते थे? नहीं। क्या वो हेडमास्टर थे, प्रिंसिपल थे, वाइस प्रिंसिपल थे? नहीं। तो क्या कर रहे थे? ओवरऑल बड़े, मैं आपके सपोर्ट, आपके लिए फंड्स इकट्ठा करूँगा बराए नाम। इसका मतलब लिंक उससे होना, सपोर्ट प्रोवाइड करना, पैटर्न उसको कहते हैं। पैटर्न का मतलब है वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो अगर कंपनी से ये लगे, क्या हेड ऑफ स्टेट कौन है? कोई नहीं। कौन है? पाकिस्तान का हेड ऑफ स्टेट कौन है भाई? प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट के नाम से कंपनी नहीं बना सकते आप। कब बना सकते हैं? जब वाकई प्रेसिडेंट पैटर्न हो और वो गवर्नमेंट की कंपनी हो, फिर बन सकती है। तो इजाजत लेंगे। तो जब भी कोई कंपनी बनानी चाहता है ना और उसमें पैटर्नेज अपीयर होती है, मना कर देते हैं, कहते तुम आए क्यों हो भाई? अप्रूवल किधर है प्रेसिडेंट का? गवर्नमेंट से अप्रूवल किधर है? दिखाओ तो सही, कंपनी बना किसके लिए रहे हो? प्राइवेट कंपनी आम लोगों के लिए या गवर्नमेंट के लिए? शेयर होल्डिंग किसकी है? फिर वो ओके कर देते, इजाज़त दे देते। फिर क्या है? एनी कनेक्शन विथ कौन सी गवर्नमेंट? फॉरेन गवर्नमेंट, या पहले फेडरल गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, और एनी डिपार्टमेंट है या अथॉरिटी है या एनी सच गवर्नमेंट। इसका मतलब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ सिंध या किसी भी गवर्नमेंट से कनेक्शन अपीयर होगा तो वो भी नहीं रख सकोगे अनलेस इजाज़त हो। पहले इजाज़त देनी पड़ेगी, ओके। डिपार्टमेंट में ने ये एब्रीविएशंस नोट्स की वजह से इस्तेमाल किए हैं। ये FG का मतलब है फेडरल गवर्नमेंट, PG का मतलब है प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ठीक है। तीसरा है एनी कनेक्शन विथ एनी कॉरपोरेशन सेट अप अंडर दी। भाई PSO क्या है? कॉरपोरेशन। किसने बनाई है? फेडरल गवर्नमेंट ने। इससे भी लिंक ना हो, अनलेस PSO का वाकई लिंक हो। PIA, ये जो गवर्नमेंट की कॉरपोरेशन है, अगर नाम से नजर आएगा ना। अच्छा, इसकी मैं छोटी सी एक मिसाल दूं। मैं इधर आप में से भी कुछ अगर गुजरते होंगे तो ये है यूनिवर्सिटी रोड पे बैतुल मुकर्रम के पहले एक PIA लॉन हुआ करता था, ऑडिटोरियम था कोई, ऐसे PIA लिखा होता था। तो मैं, अभी तो नहीं है, अभी तो पता नहीं नाम चेंज हो गया उसका, PIA लॉन। तो मुझे लगता था ये PIA का है। अब PIA से उसका कोई कनेक्शन ही ना हो तो? ऐसे ही कंपनीज में भी तो होता है ना। अब P किसके लिए है, I किसके लिए है, A किसके लिए है, कोई किसी और चीज़ के लिए होगा। मगर अगर वो गवर्नमेंट कॉरपोरेशन के नाम से कोई लिंकेज बनेगा तो जब तक वो रियल लिंकेज नहीं है, नहीं बनाने देंगे। वरना तो आम लोग क्या करेंगे? धोखा देंगे ना। कैसे धोखा देंगे? हम गवर्नमेंट की कंपनी है। मैं मिसाल दूं यार, क्या ज़बरदस्त खूबसूरत मिसाल मुझे समझ आई, याद आई, बल्कि समझ उसी वक्त आ गई थी जब कॉल आई थी। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आपके, अब आप नंबर देख के तो बता सकते हैं ना कनेक्शन कौन है। मैं, अस्सलाम वालेकुम जी, मैं बात कर रही हूँ यूफोन से, और यूफोन अब आपको देने वाला है नई सर्विसेज। अब मज़े की बात क्या कि उसी दिन सुबह को मेरी यूफोन वालों से मीटिंग भी हो चुकी थी टैक्स पर्पज़ के लिए। उनके CFO से मीटिंग हुई थी। मैं तो कहा यूफोन की, और मैंने कहा ये बाजी साहब कोई नई न्यूज़ न दे दे, से बात कर। मैंने कहा जी बताएं क्या प्रोडक्ट हो रही है। अच्छा बताएं। पता चला उसका यूफोन से कनेक्शन ही कोई नहीं, क्योंकि नंबर तो था ही नहीं ना यूफोन का। मैं तो देख के समझ गया था गड़बड़ है, गया कुछ तो गड़बड़ है भाई। पता चला कि वो यूफोन का गलत नाम यूज़ कर रही है, ठीक है। उसका कनेक्शन दूर दूर तक नहीं है यूफोन से, मगर वो यूफोन के साथ, यानी इसका मतलब क्या है? आप कनेक्शन बनाओ तो हकीकत तो हो कनेक्शन की। तो पहले ऐसे इनका नाम नहीं मिलेगा जब तक के प्रायर अप्रूवल नहीं मांगोगे। पहले इजाज़त दोगे रजिस्ट्रार से, ये नाम रखो, रजिस्ट्रार करेगा ओके, फिर रखोगे, वरना नाम नहीं रख सकते।
ये बात तो समझ आ गई। अप्रूवल किससे लेंगे भाई? रजिस्ट्रार से, कहीं और नहीं जाएंगे। अच्छा, फिर इसके बाद आता है एनी कनेक्शन विथ कॉरपोरेशन के बाद पैट्रनेज ऑफ एनी और एनी कनेक्शन विथ एनी फॉरेन गवर्नमेंट और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। आप यूएन के नाम पे, वर्ल्ड बैंक के नाम पे कंपनी बनाओ और जो करना है करो। लोग क्या समझेंगे? कौन सा यूएन? हाँ, हमारे एक दोस्त थे, वो अपने नाम के साथ यूँ लिखते थे MSC फ्रॉम, हाँ, एक दिन हिम्मत करके हमने पूछ लिया कि यार MSC USA क्या है, मतलब यूएस में किस यूनिवर्सिटी से गए थे? कहते नहीं, USA इज़ अ यूनिवर्सिटी। मैं कहा USA इज़ अ कंट्री। कहते नहीं, USA इज़ अ यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ शाह अब्दुल लतीफ़। मैं कहा अल्लाह तेरी शक्ल, हम तो बड़ा, तब से उसकी इज्जत करना छोड़ दी हमने। हमें यूएस से पढ़ के आए दोस्त अपना, ठीक है। तो लिंकेज आप नहीं बना सकते कंपनी का से। अच्छा, फिर क्या है? मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी टू फ्लोट अ मुदारबा। अब आप क्या कर रहे हो? एक ऐसी कंपनी बना रहे हो जिसका काम है मुदारबा मैनेजमेंट। नहीं बना सकते, बना ही नहीं सकते जब तक के पहले इजाज़त नहीं दे दो। फिर आप एक, अब ये मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी क्या है? मुदारबा क्या है? इस्लामिक ट्रांजैक्शन से। तो पहले इजाज़त तो ले लो ताकि देख तो लें कितने इस्लामी हो। एक बंदा आया मुदारबा की एप्लीकेशन लेके, उसको कहा तीसरा कलमा पढ़, नहीं आता। अच्छा, दूसरा पढ़, नहीं आता सर। ओ यार अल्लाह के वास्ते पहला तो आता है? नहीं सर। क्यों? सर मैं हिंदू हूँ। ओ भाई, तो इस्लामी कंपनी बनाने आए? सर बिजनेस है, हम इस्लामी उसूलों पे काम करेंगे, ठीक है। क्या इस्लामी कंपनीज में अदर देन मुस्लिम काम नहीं करते? क्या करते हैं? किसने बोला आपको नहीं करते होंगे? चलें आगे आ जाएं, ये थोड़ा सा टॉपिक से चेंज हो जाएगा, कंपनी पे वापस आ जाएं। एनी अदर बिजनेस रिक्वायरिंग लाइसेंस। लाइसेंस किस किस बिजनेस में चाहिए? ड्रग्स, मेडिसिन, ड्रग्स और वेपन्स। आप ऐसी कंपनी नहीं बना सकते, नाम नहीं रख सकते जब तक कि आपके पास पहले लाइसेंस ना हो। लाइसेंस लो फिर आके कंपनी बनाओ, ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब ये जो कंटेंट है, इसी कंटेंट को फिर हमने बॉक्स में भी दे दिया है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कहते हैं हमारी अंग्रेजी वीक है। बातें वही हैं, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। इसके अंदर इलस्ट्रेशंस में पहली इलस्ट्रेशन थोड़ी कर लेते हैं। इफ अ कंपनी नेम्ड ABC फर्टिलाइजर्स लिमिटेड इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड अनदर कंपनी विद द नेम ऑफ ABC फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, ये देखें इसमें एस है फर्टिलाइजर में, इसमें जी है, टू बी रजिस्टर्ड विद द सेम नेम शैल नॉट बी अलाउड ऑल्दो द स्पेलिंग आर डिफरेंट। एक में एस एक में जी, बट फिर भी वो नहीं हो सकती। अ प्रपोज्ड कंपनी विद द नेम ऑफ स्प्रेड वायलेंस प्राइवेट लिमिटेड, स्प्रेड वायलेंस इनअप्रोप्रिएट है। तो अ प्रपोज्ड बिजनेस ट्रेडिंग इन इंडस्ट्रियल मशीनरी में नॉट बी अलाउड। इंडस्ट्रियल मशीनरी में काम करने वाले को इंडस्ट्री बैंक लिमिटेड के नाम से, ये डिसेप्टिव है, ठीक है। फिर वो ये कैटेगरीज हैं जिसमें इजाज़त की ज़रूरत है। इसमें एग्जाम्पल है अ प्रपोज कंपनी रनिंग बस ट्रांसपोर्ट सर्विस विद द नेम ऑफ पाकिस्तान बस ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी लिमिटेड। वाह, लग रहा है ये सरकार की है। तो कहते हैं इज नॉट अलाउड अनलेस ऑब्टेन्स प्रायर अप्रूवल फ्रॉम द CCP इन राइटिंग एज द नेम सजेस्ट कनेक्शन विद द गवर्नमेंट, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, और वो क्या है? अ पर्सन में मेक एन एप्लीकेशन टू रजिस्ट्रार। ये मैंने आपको लास्ट पॉइंट में बताया था, मैं आज उसको गो थ्रू कर रहा हूँ कि वो क्या करे रजिस्ट्रार, क्या करेगा रजिस्ट्रार? रिजर्व करेगा नाम, क्योंकि आपको डर है कि कोई और ना वो नाम ले ले, तो रिजर्व करा सकते हैं आप नाम को। मगर रिजर्व कितने टाइम के लिए करा सकते हैं भाई? 60 डेज। इसके बाद वो नाम किसी और के लिए जा सकता है, ओके। 60 दिन के बाद आपने 60 दिन में अगर एप्लीकेशन नहीं दी ना तो कोई और दे सकता है। 60 दिन में एप्लीकेशन, कौन सी एप्लीकेशन? कंपनी रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन। भाई 60 दिन काफ़ी है आपके लिए कंपनी बनाने के लिए। सीरियस हो या एवं ही बस नाम पे, बस वो नहीं ना, बस में रुमाल रखना है सीट पे,
वो बस जा रही है, नहीं मेरा रुमाल पड़ा रहे। ओ भाई जब जा रही है तो कोई और बैठेगा? नहीं, कोई नहीं बैठ सकता, मैं भी नहीं बैठूंगा, बस जाए बट रुमाल नहीं उठाना। ओ भाई किसी और को फिर बनाने दो। तो इसीलिए 60 दिन मोर देन इनफ है। मैं इसकी टेक्निक बताता हूँ। अगर किसी वजह से आप 60 दिन में कंपनी नहीं बना सके ना, तो अपनी बीवी के नाम से फिर रिजर्व करा लो। आपके नाम से नहीं करेंगे, बीवी के नाम से तो करेंगे ना, अनदर पर्सन। तो मिल गए 60 दिन के बाद अनदर 60 दिन, तब तक तो काम हो ही जाएगा ना। फिर बीवी से इजाज़तनामा ले लो कि मैं इसको ट्रांसफ़र कर रही हूँ ये नाम, फिर अपने नाम पे बना दो। कानून में हर चीज़ के रास्ते मौजूद हैं, बस रास्ता ढूंढना चाहिए, आना चाहिए। हाँ, अच्छा फिर क्या है? वेयर इट इज़ फाउंड दैट द नेम रिजर्व्ड बाय फर्निशिंग फॉल्स एंड इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन। फॉल्स इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन कैसे? अब मैं सपोज कर लो, मेरा जो दोस्त था ना, उसने बड़ी राजदारी से मेरे से एक बिज़नेस आइडिया शेयर किया और बोला यार मैं ना एक काम कर रहा हूँ, ये कंपनी रजिस्टर कराने जा रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा, क्या ज़बरदस्त आइडिया है तेरा, कमाल का है यार, मैं परसों जाऊँगा। हाँ हाँ ज़रूर जाना, कल जाके मैं ले बेटा आ जा, ठीक है। और उसने कंप्लेंट फाइल की, यार ये तो फॉल्स इन्फॉर्मेशन है। कहता मैंने ऐसे आइडिया शेयर किया था, साबित तो करे, इसलिए अपने आइडिया छुपा के रखा करें। यहाँ पे जो बात देखिए, इनकरेक्ट और फॉल्स इन्फॉर्मेशन, मसला ये था कि दोस्त ने जो नाम चुना था वो अपने नाम पे चुना था, मेरा नाम थोड़ी बनेगा वो। मैंने कहा नहीं, मैं तो ये मेरा नाम यही है, NIC लाओ। अब मैं बोलूँ, मिसाल ले लो, मिसाल भाई तारिक हुसैन तुन्यो, सरनेम तुन्यो, तारिक हुसैन तुन्यो, ये नाम है मेरा NIC पे। अब मैंने कंपनी रजिस्टर करने की कोशिश की है, यहया बख्तियार। पूछेगा ना रजिस्ट्रार, भाई आपने यहया बख्तियार क्यों रिजर्व किया था? ये मेरा बचपन का नाम है। NIC तो इस वक्त का नाम है ना, मेरे 2 नाम है भाई। कोई मना होता है क्या? 2 नाम नहीं होते क्या लोगों के? होते हैं। ये मेरा निक नेम है। वो कहेगा अच्छा निक नेम है, तू साइड पे हो जा, गलत बयानी है ये। तो इसका मतलब जो यहाँ पे फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी गई। एक बंदा कहता है जी मेरे पास फैक्ट्री है, फैक्ट्री थी नहीं। सच रिजर्वेशन वो कैंसिल कर देगा। इन केस द कंपनी हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड इट शैल बी डायरेक्टेड टू चेंज द नेम। बनने के बाद डायरेक्शन आएगा, नाम चेंज करो भाई, क्योंकि तुमने जो नाम जो था ना धोखे से लिया था, गलत इन्फॉर्मेशन दे के दिया था। द पर्सन मेकिंग एप्लीकेशन शैल बी लायबल टू पेनल्टी, और उस पर पेनल्टी लगी थी। अब देखिए मिसाल ले लें, मैं एक आपको एग्जाम्पल दूँ। देखिए फॉल्स इन्फॉर्मेशन का जो यहाँ पे ताल्लुक़ है ना, वो फॉल्स इन्फॉर्मेशन देने वाला बंदा अगर फॉल्स का यही मतलब फैक्चुअली इनकरेक्ट। फैक्चुअली इनकरेक्ट का मतलब है कि इसमें इंटेंट किस चीज़ का है? फ्रॉड का। तो अब अगर नाम रख भी लिया तो कंपनी को ख़त्म नहीं कर रहे। आपको देखिए वो मेरी बात अभी भी वैलिड है जो मैंने कहा था, बन गई तो बन गई। सिर्फ क्या डायरेक्शन दे रहे? नाम चेंज करो भाई, और वो भी तुम्हारी मर्जी का, कुछ और रखो बट नाम चेंज करो, ठीक है। अब मैं मिसाल ले लो भाई, बंदा कहता है ऐसे ही नाम रखता है जी, ऐसे ही रैंडम नाम ले रहा हूँ, कोई सुल्ताना, क्यों? मेरी बीवी है। अब इसकी बीवी का नाम सुल्ताना था ही नहीं। ऑब्जेक्शन आ गया, भाई ये तो तूने गलत इन्फॉर्मेशन दी। कहता अभी दूसरी शादी करता हूँ ना, सुल्ताना ढूंढ रहा हूँ। रुको, वही करेक्ट हो जाएगा फिर तो एतराज़ नहीं है ना तुम लोगों को। तो बहरहाल, इफ़ द नेम अप्लाइड फॉर इज़ रिफ्यूज्ड बाय द रजिस्ट्रार अग्रीव्ड पर्सन। देखिए ये एक रेमेडी है, आपने नाम रखा, उसने कहा इनअप्रोप्रिएट, अनडिज़ायरेबल, तो भाई मेरी मर्जी, मुझे नाम रखने दो, नहीं, ठीक है। मैं आपको अगर मिसाल दूं, सपोज कर लो कि बबलू भाई प्राइवेट लिमिटेड, क्या अर्ज इसमें? कोई नहीं। गुलाम रसूल प्राइवेट लिमिटेड, हाँ कार्टून है ना गुलाम रसूल, अच्छी दुआएं सिखाता है गुलाम रसूल भाई। देखा है तुम लोगों ने? नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, उसमें बबलू भाई का कैरेक्टर देखना है यार, बड़ा, मेरे बच्चे देखते बड़ा मजे का है। मोटू पतलू प्राइवेट लिमिटेड,
क्या अर्ज है यार, बॉडी शेमिंग है इसमें, किसने बोला बॉडी शेमिंग, आई एम प्राउड टू बी अ मोटू, हो सकता है ना। तो फॉर वट एवर रीज़न कोई ऑब्जेक्शन आ गया ना, तो फिर इजाज़त क्या है उस पर अपील फाइल करने की, मगर किसी कोर्ट में नहीं जाओगे, ACCP कमीशन के पास, उसी में रजिस्ट्रार ने जो फैसला किया होता है ना, तो कमीशन उसके ऊपर है, कमीशन के पास जाएंगे और अपील फाइल करेंगे विद इन 30 डेज ऑफ द रिफ्यूज़ल। रिफ्यूज़ल का मतलब जिस दिन उसने आपको रिजेक्ट किया रिक्वेस्ट को, उसके 30 डेज में ये फाइल, और कमीशन का फैसला फाइनल होगा, और कहीं उसको चैलेंज नहीं करोगे कि इस पे केस फाइल कर दो, कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं ले जा सकते, फर्दर उसको चैलेंज नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज है हमारी, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है नेम के हवाले से, कि नेम की तब्दीली 2 रीज़न से होती है। पहले 2 रीज़न समझें और वो कौन से हैं, और फिर आप इसको आगे। पहली रीज़न है कि नाम में हम चेंज ला रहे हैं, ये लेफ़्ट साइड पे आपको नज़र आ रहा है कि नाम में हम चेंज ला रहे हैं, तो वर्ड इस्तेमाल होगा चेंज। और दूसरा है रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं। 2 अलग अलग इसके सेक्शन से 2 अलग अलग तरीक़ेकार हैं। इसमें पहले हम फ़र्क करने से पहले आते हैं लेफ़्ट साइड को, चेंज को समझते हैं नाम चेंज करने में। सबसे पहले इसकी आसान तरीन मिसाल क्या है, कंपनीज़ की मर्जर की वजह से, टेक ओवर की वजह से होल्डिंग कंपनी का चेंज हो जाना, ग्रुप चेंज हो जाना, उसके लिए नाम चेंज होते हैं। मतलब अगर एक कंपनी थी जी, मगर ज़रूरी नहीं होता। मसलन एक मिसाल दूँ आपको कि जैसे एक बड़ी मशहूर कंपनी है इंश्योरेंस की, आदम जी की ओनरशिप जो होता है ना, किस ग्रुप की कंपनी है, आदम जी फैमिली की अब नहीं रही। ये पाकिस्तान की पहली और वाहिद कंपनी है जिसका फोर्सफुल टेक ओवर हुआ था। फोर्सफुल टेक ओवर पाकिस्तान में नहीं हुआ, फोर्सफुल टेक ओवर सिर्फ इसी का हुआ था। किसने फोर्सफुल टेक ओवर किया इसका? मंशा ग्रुप ने, मियां मंशा, MCB ने फोर्सफुल टेक ओवर कर गए थे। और बड़ा खूबसूरत केस है, बहुत खूबसूरत केस है। इसकी पूरी डिटेल्स मैंने रिसर्च की थी, ब्रीफली इसलिए बताऊंगा क्योंकि उसमें हुआ ये कि उसके शेयर्स आहिस्ता आहिस्ता करके अलग अलग एंटिटीज़ के ज़रिए वो लेते गए, पता ही नहीं चला। और उस वक्त ये फोर्सफुल टेक ओवर पे मना नहीं था। आपको पता है जब आप कॉर्पोरेट लॉ पढ़ोगे फाइनल में आके, तो आपको ये रूल्स पढ़ने पड़ेंगे ताकि डिस्क्लोजर के, कि अगर किसी के शेयर्स इतने % हैं तो पब्लिक को डिस्क्लोजर देगा, तो कंपनी वॉर्न हो जाती है कि भाई फोर्सफुल टेक ओवर हो रहा है हमारा, रुक जाओ और शेयर नहीं बेचो। तो सडनली एक रात वो सोए एज अ ओनर ऑफ आदम जी, सुबह को उठे तो एक नोटिस आया हुआ था कि जी चूँकि हमारे पास मेजॉरिटी शेयर आ चुकी हैं, देयरफॉर कंपनी के डायरेक्टर्स मेजॉरिटी को रिप्रेजेंट नहीं करे, डायरेक्टर का नया इलेक्शन कराओ। उन्होंने कहा ये क्यों? कहता मेजॉरिटी तो हमारे पास है। वो कैसे? ये लो, अब तो इलेक्शन नया होगा। और उन्होंने जाके पिटिशन फाइल की, कहाँ पे? हाई कोर्ट में। 7-6 साल के बाद जाके हाई कोर्ट ने कहा भाई इलेक्शन कराओ। इलेक्शन कराया, 9 में से 7 डायरेक्टर हो गए मियां मंशा के, टेक ओवर हो गया, वो कंपनी चली गई उनके ओनरशिप से। अब हेड ऑफिस कहाँ था पहले? कराची, अब कहाँ है आजकल? लाहौर। बस हेड ऑफिस चेंज कर दिया, नाम नहीं चेंज किया उन्होंने। हमेशा नाम चेंज नहीं होता, मगर मोस्ट ऑफ द टाइम नाम चेंज करते हैं ताकि वो उस ग्रुप की कंपनी बन जाए, ठीक है। तो चेंज के लिए क्या लिखा है? जब चेंज करेंगे तो और भी रीजन हो सकती है चेंज की। सबसे पहले क्या करेंगे? कौन सी रेजोल्यूशन पास करेंगे? अब ये पहली दफ़ा मेंशन हो रहा है स्पेशल रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन कंपनी के फैसले, कंपनी के डिसीशंस कहाँ होते हैं? कंपनी के डिसीशंस 2 जगह पे होते हैं। एक डिसीशन होता है मेंबर्स की मीटिंग में, मेंबर्स की मीटिंग्स, और दूसरा होता है डायरेक्टर की मीटिंग्स में। मीटिंग्स में फैसले होते हैं, उसके लिए मीटिंग। तो जो मेंबर्स की मीटिंग्स होती हैं उसके फिर मुख्तलिफ टाइप्स हैं। सबसे कॉमन क्या है? एनुअल जनरल मीटिंग, AGM। दूसरी है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, EGM। साल में एक दफ़ा एनुअल होती है, और उसके बाद जब भी ज़रूरत पड़ेगी EGM होती है। और कंपनी बनने के बाद एक दफ़ा एक लीगल रिक्वायरमेंट है मीटिंग करना, उसको कहते हैं स्टैट्यूटरी मीटिंग। तो
तो 3 मीटिंग्स हैं जनरल मीटिंग्स, स्टैट्यूटरी मीटिंग, एनुअल और EGM एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। ठीक है, अब इन मीटिंग में फैसले कैसे होंगे भाई? वोटिंग। मगर वोटिंग किस चीज़ पे होगी? किस चीज़ पे होगी वोटिंग? रेजोल्यूशन पे वोटिंग होगी। रेजोल्यूशन पे वोट करते हैं। रेजोल्यूशन किसको कहते हैं? 2 लाइन के फैसले को, जिसमें लिखा होता है ये फैसला करें या ना करें। स्टार्ट ही किससे करता है? रिजॉल्व्ड दैट, द वर्ड पैरा रिजॉल्व लिखा होता है। रिजॉल्व्ड दैट द कंपनी शैल परचेज सच एंड सच प्लॉट लोकेटेड एट सच एंड सच एरिया। हाँ कि ना? हाँ भाई, कितने परसेंट वोट से? चलो भाई रेजोल्यूशन पास हो गई। नहीं जी, रिजेक्ट हो गई। तो डिसीजन मेकिंग होती है थ्रू रेजोल्यूशंस। अब रेजोल्यूशन की 2 किस्में हैं, स्पेशल और जनरल। जनरल को जनरल नहीं बोलते मौलवी, नाम टेक्निकल सुनना चाहता हूँ। स्पेशल के अलावा जनरल नहीं बोलते उसको, ऑर्डिनरी। शाबाश, उसको कहते हैं ऑर्डिनरी। एक स्पेशल, एक ऑर्डिनरी। अब फर्क क्या है? सिंपल मेजॉरिटी 2 इसकी रिक्वायरमेंट्स होती है स्पेशल की। सुनिएगा, सिंपल मेजॉरिटी 51% वोट्स, और दूसरा 2/3 मेजॉरिटी। ये क्या होता है 2/3? 2/3 अक्सरियत से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। एक तो स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए वोटिंग हायर चाहिए। कितनी? अलग टॉपिक के पढ़ेंगे, मैं सिर्फ आइडिया दे रहा हूं कि कैसे मुख्तलिफ होगी। सिंपल रेजोल्यूशन नहीं है, सिंपल मेजॉरिटी नहीं चाहिए, उससे ज्यादा चाहिए। ओके, स्पेशल में ज्यादा चाहिए, ज्यादा। और दूसरा स्पेशल में क्या है? जब मीटिंग का नोटिस दिया जाता है कि भाई मीटिंग के लिए आओ फलानी जगह पे, तो भाई सारे मेंबर्स को इंफॉर्मेशन तो देनी पड़ेगी ना कि मीटिंग हो रही है। एक दिन के नोटिस पे आ सकते हैं लोग, आ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज किया कल मीटिंग है, आ जाएंगे। कितने दिन में? कोई बाहर हो, कोई इधर हो, कोई इधर हो, तैयारी भी तो करेंगे ना। तो स्पेशल के लिए 21 दिन पहले नोटिस मिलना लाजमी होता है। तो और भी इसकी डिटेल डिस्कस होंगी, बट आइडिया क्या दे रहा हूं, स्पेशल रेजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट्स हैं। इसमें ज्यादा वोटिंग चाहिए, इसमें ज्यादा टाइम दिया जाता है ताकि अच्छी तैयारी करके लोग आए। ओके, और जब ये रेजोल्यूशन पास हो गई तो ये पहली रिक्वायरमेंट है नाम को चेंज करने की। बताएं नाम कंपनी का किसने चेंज किया? नहीं, किसने चेंज किया? मेंबर्स ने। शाबाश। कितने मेंबर ने? कम या ज्यादा? ज्यादा, ज्यादा लोग ने एग्री किया। कैसे पता चला? स्पेशल रेजोल्यूशन। ज्यादा लोगों ने कहा हाँ सही है, सही सही है। स्पेशल रेजोल्यूशन होना पहली रिक्वायरमेंट है। तो कंपनी की स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो चुकी है, और वो फिर अगला स्टेप है कि हम दोबारा जाएंगे उसी के पास जिसने पहला नाम अप्रूव किया था, रजिस्ट्रार। उसको देंगे एप्लीकेशन प्रिस्क्राइब फॉर्म पे कि हम नाम चेंज करना चाहते हैं, पहले नाम ये था, अब नाम ये है, ये हम स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर चुके हैं, उसकी ये कॉपी है। स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं की होगी वो एंटरटेन भी नहीं करेगा। पहला स्टेप क्या है? स्पेशल। दूसरा क्या है? अप्रूवल। अब वो अप्रूवल क्यों ले रहे हैं भाई? क्यों ले रहे हैं? मैं लीगल रीजन सुनना चाहता हूं। लीगल, क्योंकि पहली दफा उसने जब नाम अप्रूव किया था तो क्राइटेरिया चेक किया था ना, अप्रोप्रिएट है कि नहीं है, डिजायरेबल है। दोबारा करेगा ना, क्योंकि पहली दफा हम उसके पास लेके गए थे, गन्स एंड गन्स प्राइवेट लिमिटेड लेके गए थे, प्राइवेट का। उसने मना कर दिया। हमने कहा अच्छा गन्स एंड गन्स नहीं कर रहे हो, बुक्स एंड बुक्स तो करोगे ना? उसने कहा हाँ बुक्स एंड बुक्स करूंगा। वापस गए, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके हमने क्या बना दिया? गन्स एंड गन्स। आ जा बेटा तो इधर। रुको 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 भाई, ये नहीं हो सकता। वो सेम प्रोसेस उसको दोबारा देखना पड़ता है। और फिर क्या होगा? कंपनी का नाम चेंज हो जाएगा। कंपनी चेंजेस इट्स नेम। चेंजेस इट्स नेम का मतलब क्या है? अब वो जहां जहां उसने नाम लिखा था ना, अब वो तब्दील करेंगे, नया नाम यूज करेंगे। एंट्री ऑफ न्यू नेम इन दी रजिस्ट्रार के रजिस्टर में नया नाम आ जाएगा। और अब दोबारा सुनिएगा, मजे की बात क्या है, आपका जो सर्टिफिकेट था ना, बर्थ सर्टिफिकेट, कंपनी का क्या कहलाता है? इनकॉर्पोरेशन, वो चेंज हो जाएगा।
क्यों चेंज हो जाएगा? क्यों? नया नाम भाई, पहले उसमें पुराना नाम लिखा है, अब नया नाम लिखा होगा, तो वो दोबारा उसको सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा और इस तरीके से वो जो नाम होगा उसकी प्रोसीडिंग्स कंप्लीट हो जाएंगी। अलबत्ता आफ्टर द चेंज ऑफ द नेम, फॉर्मर नेम, पुराना नाम जो होगा 90 दिन तक इस्तेमाल होता रहेगा ताकि लोगों को पता चले कि ये वही कंपनी है पुरानी। तो पता है क्या करते हैं, जहां जहां उसका नाम आता है, मतलब जैसे बाहर दरवाजे पे बड़ा सा बोर्ड लिखा होगा और लेटर हेड पब्लिकेशंस, जहां उसके नाम से उसको पहचाना जाता है, ब्रैकेट में लिखा होता है फॉर्मरली नोन एज, या फॉर्मरली और पुराना नाम लिखा होता है। ये रिक्वायरमेंट है 90 दिन तक की, पहले 120 दिन होती थी, फिर 90 कर दी गई है। 90 दिन तक वो नाम इस्तेमाल करेंगे ताकि लोगों को पता चले हाँ ये वही कंपनी है, ठीक है। मगर इस तरह जो नाम चेंज हुआ, इसमें बताइएगा कि रोल ऑफ रजिस्ट्रार क्या था? बस अप्रूव करेगा, अप्रूव करेगा, ओके। नाम क्यों चेंज हो रहा था? कोई भी रीज़न हो सकती है। नाम रख के घर पहुंचे, बीवी को अच्छा नहीं लगा, तो ये क्या नाम रखा है आप लोगों ने, चेंज करो। वापस गए चेंज करने के लिए, उनका रीज़न क्या है? नहीं बता सकते भाई, मजबूरी है, नाम तो चेंज होगा, बस नाम तो चेंज होगा, ठीक है। अच्छा, अब है रेक्टिफिकेशन। एक बात समझिएगा, चेंज इज़ अ न्यूट्रल वर्ड। रेक्टिफिकेशन का मतलब है कुछ गड़बड़ थी जिसको ठीक कर रहे हैं, ये है फ़र्क। इन दोनों में मैंने कहा था फ़र्क है भाई। चेंज तो चेंज है ना, जिस वजह से चाहो कर लो, मगर उसमें गड़बड़ नहीं है। रेक्टिफाई किसको करते हैं? गलती को, तो समथिंग इज रॉन्ग, जिसको हम रेक्टिफाई कर रहे हैं, तो सेक्शन 11 में चले जाएंगे, वरना 12 में होंगे, ओके। अब रेक्टिफिकेशन क्या है? रिक्वायर्ड व्हेन द कंपनी इज रजिस्टर्ड विथ प्रोहिबिटेड नेम से अगर रजिस्टर हो जाए, कैसे? इनएडवर्टेंटली या अदरवाइज। इनएडवर्टेंटली का क्या मतलब है? नियत नहीं थी, गलती हो गई है। अदरवाइज का क्या मतलब है? नियत थी, जानबूझ के किया हमने, ओके। अब वामिक देता हूं बेटा, सबर करना। अब प्रोहिबिटेड नाम की सूरत में क्या करेंगे भाई? प्रोहिबिटेड नाम की सूरत में कोई भी 5 हो और जो इजाज़त के साथ थे बगैर इजाज़त के बन जाए, इन केसेस में। अब लेफ्ट साइड पे आए, कहता है भाई अगर प्रोहिबिटेड नाम आ गया, खुद भी तो चेंज कर सकते हैं ना हम। ज़रूरी थोड़ी है कि रजिस्ट्रार हमें जो है वो कहे कि तुम्हारा नाम गलत था, ठीक कर लो। हम भी तो अपनी मर्ज़ी से ठीक कर सकते हैं ना, हमें भी तो एहसास हो गया क्या नहीं, नाम भाई चेक नहीं है, ठीक है भाई। अगर किसी ने पुड़िया प्राइवेट लिमिटेड बनाया हो तो हैं, क्या हर जाए? पुड़िया, बुढ़िया नहीं बोल रहा, पुड़िया। तो किस चीज़ की पुड़िया, हमें क्या पता। बाद में एहसास हुआ भाई ये तो गलत जगह जा रहा है, कॉनोटेशन थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है। हमने कहा छोड़ दो यार, इस नाम को चेंज कर दो। हम अपनी मर्जी से उसको पुड़िया को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रपोज्ड नेम हम खुद इस केस में क्या कर रहे हैं, चूंकि नाम ही गलत है तो नया नाम हम खुद प्रपोज कर रहे हैं। किसे? नहीं, और उसका क्या मिलेगा अब? अप्रूवल, तो नाम चेंज हो जाएगा। अरे स्पेशल रेजोल्यूशन किधर गई भाई? नॉट रिक्वायर्ड। क्यों? जब नाम ही गलत है, नाम ही प्रोहिबिटेड है, तो उसकी क्या स्पेशल रेजोल्यूशन? वो तो ओके लेना था ना मेजॉरिटी से, जो शेयर होल्डर से थे। ओके ओके लो ना लो, नाम चेंज होना ही है, प्रोहिबिटेड है। समझ आया पॉइंट? इनएडवर्टेंटली का मतलब है नियत ना हो, बगैर नियत के। मगर आप नहीं आए, रजिस्ट्रार ने ले दिया लेटर, कंपनी के नाम क्या,
भाई आपकी कंपनी रजिस्टर थी इस नाम से, हाउएवर इट इज़ कम टू द लाइट टू माई नोटिस के ये नाम प्रोहिबिटेड है, देयरफॉर आपको नोटिस दिया जा रहा है। अब लफ्ज़ सुनिएगा, आपको डायरेक्शन दी जा रही है, द वर्ड इज डायरेक्शन, कि क्या करो, नाम चेंज करो। तो क्या करना पड़ेगा भाई, नाम चेंज करना पड़ेगा। अपॉर्चुनिटी अलबत्ता इससे पहले मिलती है, ऐसे नहीं कि सीधा सीधा हुक्मनामा आ गया, पहले आएगा आओ तशरीफ लाओ ताकि हम आपसे बात सुने, हमारे हिसाब से ये नाम प्रोहिबिटेड है, और उस पर वो डिफेंड करेगा कि नाम क्यों प्रोहिबिटेड नहीं है। डिफेंड नहीं कर सका तो क्या मिलेगा, डायरेक्शन। कमीशन ने डायरेक्शन इशू किया तो विद इन 30 डेज ऑफ द डायरेक्शन कंपनी को नाम चेंज करना। ये स्टेप क्यों दिया है, जब नाम चेंज हो गया तो फिर क्या मतलब 30 डेज वाला कौन समझाएगा मुझे भाई। देखिए ना, डायरेक्शन दिया तो 30 डेज का टाइम क्यों दिया, ये चीज़ नाम तो उसी ने रखना है ना यार, मैंने तो नाम ख़त्म कर दिया ना। एक बच्चे का नाम था वही कालू, हमने कहा क्या नाम रखा है, इतना प्यारा बच्चा है यार, तूने कालू बोला, इसको नाम कैंसिल। तो दूसरा नाम हम रखेंगे क्या, उसका बच्चा वो रखेगा ना। 30 दिन का टाइम उससे दिया जा रहा है, जाओ उसका दूसरा नाम सोच। वो दूसरे नाम के लिए उसको 30 दिन दिए जा रहे हैं कि नया नाम सोच के आओ। तो 30 डेज ऑफ डायरेक्शन द कंपनी चेंजेस इट्स नेम विद अप्रूवल। और भाई उसमें भी अप्रूवल ले लेना, पहले कालू था, अब आके तुम वो कोई नया कोई इस किस्म का अजीब सा नाम नहीं लेके आना। और यहाँ पे भी वही बात अप्लाई कर जाएगी क्या, कि नए नाम को फिर एंटर किया जाएगा इन द रजिस्टर और सर्टिफिकेट भी चेंज हो जाएगा। फिर ये देखें, चेंज ऑफ नेम की वजह से जो ऑब्लिगेशंस होंगी कंपनी की वो अफेक्ट नहीं होती, या उसकी कोई भी प्रीवियस लीगल प्रोसीडिंग डिफेक्टिव नहीं होती। क्यों भाई, चूंकि कंपनी का नाम ही गलत था तो इसका मतलब उसके सारे एक्शन गलत थे। भाई सब सही था, नाम गलत था, तो उसकी ऑब्लिगेशन। भाई अब मिसाल ले लो, पहले नाम क्या था, ऐसे ही ब्लू प्राइवेट लिमिटेड, उन्होंने कहा नहीं गलत नाम, ग्रीन प्राइवेट लिमिटेड सही नाम। अब नाम हो गया चेंज, बैंक ने कहा भाई पैसे दो वापस, हम क्यों दें, वो तो ब्लू से लो ना। और तू ही है, नहीं हम थोड़ी, हम तो ग्रीन है। नहीं, ऑब्लिगेशन बरकरार रहेंगी और लीगल प्रोसीड जो काम होंगे वो सारे वैलिड होंगे, उस पर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। क्लियर हो गया भाई नाम से मुतालिक। कबाब जी की क्या बात की इसने, सज्जाद ने यार प्यारी बात की। कहता है कबाब जी अपनी फ्राइड चिकन वाली ब्रांच को KFC लिख रहा होता है। ओ भाई देखो, हाँ एब्रीविएशन वो यूज़ ज़रूर कर रहा है, कौन सी, KFC की। असल KFC पाकिस्तान में रजिस्टर किस नाम से, केंटकी, वो KFC से थोड़ी है। अगर वो एब्रीविएशन रजिस्टर कराता, वो एब्रीविएशन नहीं ले सकते आप, फिर वो केस ठोक देगा। कहाँ पे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के पास। वो कहाँ पे जाएगा, वो जाएगा कंपटीशन कमीशन के पास, उसके पास इदारे हैं, मगर आप उसे एब्रीविएशन पे रुमाल तो रखो, कब्जा तो करो। तो मुझे नहीं पता कि KFC ने ये किया था कि नहीं किया था, अगर किया था तो फिर मुझे नहीं पता कि ये क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर ये फिर सही नहीं है, मगर अगर नहीं किया तो क्यों रोकें भाई। तो हर कंपनी को अगर ब्रांच खोलनी किसी मुल्क में तो उसमें रजिस्टर कराएगा। देखिए पाकिस्तान में जो भी बाहर से कंपनियां काम करती हैं वो यहाँ आके अपने नाम को रजिस्टर करती हैं, वो भी कर लेते हैं बेतहाशा। पाकिस्तान के अंदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन में बाहर की कंपनी जो काम जिसने करना ही नहीं है वो क्यों कराएगी, रखिए आपकी मर्जी जो चाहे। पाकिस्तान में अगर लेट सपोज के एक कमाल का आइडिया है एक बंदे का, और उस पर इंटरनेशनल केस हुआ है, इंटरनेशनल। बेटा वहाँ में टेंशन ना ले बेटा, मैं शेयर करता हूँ। स्टारबक्स वाला, सत्तार बख्श जो है ना, देखिए वो सत्तार बख्श का आइडिया देखिए क्या है, मगर स्टारबक्स पाकिस्तान में है तो फिर क्यों उन्होंने इस पर केस ठोका, क्योंकि सत्तार बख्श जो था ना वो ब्रांड बनती जा रही थी। वो जो एग्जैक्टली जीता इसीलिए है कि, और उसके अलावा वो सिर्फ इस पे नहीं जीता, वो उसने जीता है कि मेरा जेन्युइन बिजनेस है, मैं धोखे से नहीं बनाया। मैं अगर धोखे से बनाऊंगा तो फिर बिजनेस उसका है,
मैंने अपने नाम से बनाया है, वही मुझे है, मेरी सत्तार बख्श। भाई मैं लोकल ब्रांड हूँ भाई, ठीक है। छोटू चाय वाला, पता है छोटू चाय वाला का कौन है? छोटू चाय वाला डिफेंस में जो एक दो तीन अभी तो, छोटू चाय वाला को ए लेवल बिजनेस स्टडी में एज अ केस स्टडी पढ़ाया जाता है। कैम्ब्रिज की बुक ने उसको छोटू चाय वाला के बिजनेस मॉडल को एज अ केस स्टडी पेश किया है। क्योंकि छोटा बच्चा जो था ना, इसने पता है क्या किया, इसने बड़ा काम किया। इसने एक कोर्स पहले ऑनलाइन या पता नहीं किया किसी बैंक का, आई थिंक कोई इस्लामी बैंक, मीज़ान बिजनेस पे कोर्स दे रहा था। उसने वो किया, थोड़ा लोन लिया और ज़बरदस्त रेस्टोरेंट बना गया, छोटू चाय वाला। और मेरा बड़ा दिल था, पर मैं बिज़ी हो गया जब ये आया था। इसका कभी भी टैक्स वैक्स में काम आता है ना, तो मैं सारे काम छोड़ के करता हूँ, भाई इस बच्चे का काम करो यार, छोटू चाय वाले का काम करो। क्यों? क्योंकि बंदे ने काम किया है। हालांकि मेरी मुलाकात नहीं अभी तक से, अच्छा काम किया है। तो अब बात यह है, बस वही छोटू है, अब तो बड़ा हो गया होगा, हैं? तो कल अगर मैं भी छोटू हूँ या कोई और हो, इसका मतलब क्या है? देखिए, वो अपना आइडिया है उसका, स्टारबक्स का, ठीक है, स्टारबक्स, ठीक है, मिलता जुलता कहाँ है? अलग अलग यार, उसकी ब्रांड लगे। मगर उस पर केस क्यों था? क्योंकि वो साइनेज मिलता जुलता था उसका, वो तकरीबन लोगों जीत गया भाई। नेक्स्ट बेटा, क्या? देखिए, पाकिस्तान में अगर किसी बाहर की ब्रांड को रजिस्टर करने जाओगे और उसी के नाम को करोगे तो फिर तो ये तो धोखा है ना, नहीं करेंगे। और हो भी जाएगी तो फिर वो बिज़नेस मसले में फंसेगा। मगर अगर आपकी अपनी कोई क्रिएटिविटी है, देखिए इसके हवाले से, चूँकि मैं कंपनी पे लिमिटेड हूँ, मैं आपको शायद काश की और चीज़ें पढ़ा था, टाइम नहीं है हमारे पास, वरना मैं कोर्स हट जाऊँगा। एक मैं बात बताऊँ, KFC ये अगर नाम भी रजिस्टर हो जाए ना, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं के यूँ लिख रहा हूँ, मोबाइल फ़ोन उठाया, 2 पेन उठाए, F कर दिया इसको, के कर दिया इसको, और इसकी मैंने पिक्चर ली, ये अलग कैटेगरी में रजिस्टर होगा एज अ वर्क ऑफ आर्ट। 42 रजिस्ट्रेशन कैटेगरीज होती हैं, लोगो, ट्रेडमार्क, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की अलग अलग कैटेगरी होती हैं। तो बिज़नेस को लीगली प्रोटेक्ट करने की वजह से, अब मेरी वाइफ का नाम है साइमा, STT तो एब्रीविएशन है ना भाई। अब मुझे एक बात बताओ, साइमा बिल्डर्स है ना, कराची में है साइमा बिल्डर, कोई नाम ही नहीं छोड़ा, सब रजिस्टर कर दिया लोगों ने। जब मैं क्या, साइमा वर्ड का अवेलेबिलिटी नहीं है भाई, और मैंने कहा भाई पता नहीं उनकी साइमा वालदा थी, बेटी थी, बीवी थी, कौन थी, मेरे लिए नाम नहीं छोड़ा उन लोगों ने। अब मैंने कहा मैं क्या करूँ, STT सर तारीख पे नहीं। चलो भाई, अच्छा, रेक्टिफिकेशन की भी वही बात है, और जैसे मैंने कहा चेंज और रेक्टिफिकेशन की सारी कंटेंट एग्जैक्टली वही जो मैंने अभी डिस्कस की है। ये उन बच्चों के लिए है जो कहते हैं हमारी अंग्रेज़ी वीक है, ताकि हर किस्म के बच्चे को नोट्स काम आए। बेटा मैं आपसे शेयर करूँगा, ये फर्स्ट चैप्टर किया था ना, ये भी मैं शेयर करूँगा, ठीक है। अच्छा, अब आ गया, बस एक टॉपिक और मैं कवर करूँगा क्योंकि टाइम भी हो गया है, नमाज का भी ब्रेक मैंने नहीं दिया तो नमाज़ पढ़ने का टाइम मिलेगा। अच्छा भाई, ये है रजिस्ट्रेशन ऑफ चेंज ऑफ नेम, ये आपने पढ़ लिया था कि रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी। फिर भाई नाम चेंज करके रजिस्टर कराओगे ना, और उसके बाद ये सारा वही फ्लो चार्ट है। और इसके बाद आते हैं पब्लिकेशन ऑफ नेम के बारे में, इस पे आके हम रुकते हैं, ठीक है। पब्लिकेशन पे क्या है? पब्लिकेशन ऑफ नेम बाय कंपनी एंड पेनल्टी, कहते हैं एवरी कंपनी शैल डिस्प्ले इन अ कॉन्स्पिक्यूअस, जहाँ नज़र आए, पोजिशन इन लेटर्स इजीली लीजेबल, जो पढ़े जा सकें, in English and Urdu characters its name and incorporation number outside the registered office and every office or place in which its business is carried on। यानी जहाँ पे कोई बिजनेस कंपनी का होगा तो लोगों को पता चले कि कंपनी का है, ओके। अच्छा भाई, एक मिसाल देता हूँ मैं आपको। अभी पिछले दिनों मेरे सामने एक केस आया कंपनी का, PIDC। मुझे वो PIDC जो रास्ते में पड़ता है वो समझा, तो मेरे पास जब केस है, मैंने कहा PIDC को क्या कर रहे हो तुम लोग? सर ये कंपनी है। मैं कहा तू पागल, कंपनी कहाँ है? सर कंपनी है। मैं कहा तुझे कंपनी लॉ नहीं आता, टीचर तो मैं हूँ, कहाँ है पेपर तो दिखा। मैं खुद नहीं देखूँ, PIDC तो यार ये तो बिल्डिंग है और 1950s में हुआ करता था, इंडस्ट्री के लिए उसकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान के लिए PIDC की।
PIDCL, ओके। तो उसने कहा सर एक सेकंड रुके, तो PIDC कराची ये उसने खोला और मुझे कहा सर ये देखें पाकिस्तान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है। अब इसके रुको 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 एक सेकंड रुको, और उसका एक स्टेटस मुझे दिखाया, क्योंकि मिलते जुलते के हिसाब से थे ना। मिलते जुलते उसमें मेमोरेंडम पड़ा हुआ था। मेमोरेंडम में क्या लिखा है? रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट। तो एब्रीविएशन से आगे प्राइवेट लिमिटेड लिखना होता है, वो लिखा ही नहीं था। ठीक है, अब आप काम जो कर रहे हो पता हो कि कंपनी का काम है, इसीलिए रिक्वायरमेंट क्या है? बिजनेस प्रेमिसेस पे कंपनी का नाम और कंपनी का नंबर। नाम जब भी कहा जाएगा ना बगैर एंडिंग के नहीं होगा। ये जो एंडिंग है ना विद द वर्ड लिमिटेड और द वर्ड अनलिमिटेड ये लिखा होना ज़रूरी है। अगर कंपनी का नाम, सिर्फ एक ही कंपनी है जिसे वर्ड लिमिटेड ड्रॉप करने की इजाज़त है, बाकी कोई कंपनी नहीं है। बताएं कौन सी? शाबाश, कंपनी अंडर सेक्शन 42 जिसको हम कहते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी, उसको इजाज़त है कि वर्ड लिमिटेड यूज़, बाकी कोई कंपनी बगैर लिमिटेड के नाम नहीं लिख सकती। तो वो वर्ड मुकम्मिल होना चाहिए, लिमिटेड भी उसमें होना चाहिए, और रजिस्ट्रेशन नंबर भी होना चाहिए उसका। कौन सा रजिस्ट्रेशन नंबर? यूनिक नंबर ऑफ कंपनी। जैसे हमारा NIC होता है ना, कंपनी का भी यूनिक नंबर होता है। क्यों? उसकी इजी टू पहचान नहीं, उसका डेटा इजीली एक्सट्रैक्ट कर लोगे, जाओ कंपनी का सारा डेटा निकल आएगा SSAP से। ठीक है, तो और कहता है एवरी कंपनी शैल डिस्प्ले ए सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सर्टिफाइड कॉपी ओरिजिनल संभाल के रखो, और उसको लगाना पड़ेगा आपको कहाँ पे? बिजनेस प्रेमिसेस पे। एवरी कंपनी शैल हैव इट्स नेम मेंशन्ड इन लेजिबल उर्दू एंड इंग्लिश कैरेक्टर्स। लेजिबल इसलिए कि पढ़े जा सकें, क्योंकि ऐसे फ़ॉन्ट में ना हो कि समझ ही ना आए क्या लिखा है। ओके, इन ऑल बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट्स, इंडोर्समेंट्स, चेक, ऑर्डर्स for money, goods purporting to be signed by or on behalf of the company, and in all bills of parcels, invoices, receipts। इसका मतलब सारे पेपर्स पे जहाँ जहाँ नाम लिखते हो वहाँ प्रॉपर वे में नाम मेंशन करोगे। एवरी कंपनी शैल गेट्स इट्स नेम, एड्रेस of its registered office, telephone number, fax number, email, website address if any, printed on the letterhead। जहाँ letterhead होगा तो ताकि easy to access हो, एंड इट्स डॉक्यूमेंट्स, नोटिस, ताकि उसको आइडेंटिफाई भी किया जा सके। ठीक है जी, मैं बताता हूँ। पेनल्टी ऑफ लेवल 1 अगर नहीं है तो वो पेनल्टी चार्ज होगी किस पे? कंपनी पे और उसके ऑफिसर्स पे, अगर ये वायलेशन की, आपने नाम वाम नहीं लिखा तो। और ऑफिसर शैल बी पर्सनली लायबल फॉर द डेट। इसका मतलब वो जो लिमिटेड लायबिलिटी थी वो मारा जाएगा, तो आपको सेपरेट लीगल एंटिटी का नहीं, वो बंदे तक आ जाएगी। ये कितनी बड़ी, इसका मतलब ये कॉर्पोरेट वेल्थ बीच से लिफ्ट करके उसका जिम्मा डाल रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा नेम का मुकम्मल डिस्कशन कंप्लीट हुआ। अगली क्लास में अब हम रजिस्टर्ड ऑफिस और बाकी क्लासेस को स्टडी करेंगे इस चैप्टर के लिए। ठीक है, अच्छा, अब आपने सवाल क्या किया था? देखिए, पाकिस्तान में हमारी जो कौमी ज़बान है वो है, हम एक समझाता हूँ बेटा, उर्दू, मगर हमारी दफ्तरी ज़बान कौन सी है? इंग्लिश। तो मुझे कम से कम भी इफ़ नॉट 20 साल, क्योंकि ट्रेनिंग का टाइम मैं आउट करूं तो 18 साल तो हो गए हैं इस कंपनी के घोरक धंधे के साथ। मैंने आज तक किसी कंपनी को उर्दू में नहीं देखा रजिस्टर होते हुए। हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? हमारा, मैं असल में उसकी वही लिमिटेशन होती हैं, उसके कुछ ऐसे होते हैं, तो लोकल मार्केट के हिसाब से सोच रहे हो, तुम्हारी मर्ज़ी। बट मैंने किसी के भी आज तक मैंने कोई थाउजेंड्स में इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट्स देखे, 1000 में सब इंग्लिश में देखे। आई हैव येट टू सी। हाँ, साइन ज़रूर देखे हैं उर्दू में, उनमें साइन किया हुआ उर्दू में होगा। और एक साहब तो ऐसा ज़बरदस्त साइन करते थे गुजराती में कि वो पूरी थीसिस लगती थी, ताकि वो समझ ही नहीं आए कि क्या लिख रहे हैं। तो अकाउंट्स भी गुजराती में मैंने देखे हैं, इसके अलावा साइन देखे हैं, मगर
नाम नहीं देखा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम मेरी, क्योंकि मेरा आना जाना रहता है बेटा टैक्स के हवाले से, तो मेरा काम है ये, तो अगली दफ़ा रजिस्ट्रार से ये बात करके आऊँगा। लिखने में हाँ, नहीं वो तो इंडिया में लिखते हैं ना हिंदी वाले, यहाँ तो उर्दू वाले लिखते हैं ना। हाँ, तो इसीलिए जो है ना, ये आपका सवाल बड़ा अच्छा था। लिमिटेशन कोई नहीं है, नाम हमारा है, बट वो इंग्लिश में ही होता है। चले बेटा, अब आपको करना क्या है, मैं आपसे शेयर करता हूँ, उसको एक दफ़ा रिवाइज कीजिएगा। पेनल्टी पे एक बात की वामिक ने कि सर पेनल्टी वाला पॉइंट रिपीट कर दे। देखिए पेनल्टी में आप अभी जब हम पढ़ेंगे ना, तो लेवल्स बताए जाएंगे। लेवल 1 की पेनल्टी, लेवल 2 की पेनल्टी, लेवल 3 की पेनल्टी, अलग अलग लेवल्स होते हैं पेनल्टी के। इस वक्त हम सिर्फ लेवल आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि हमारे कोर्स में लेवल है। फिर आप आखिर में एक दफ़ा मैं आपको उन लेवल को भी सर्वे करा दूंगा। अगर आपको इंटरेस्ट होगा तो मैं शुरू में ही आपको बता दूंगा कि लेवल 1 में कितनी पेनल्टी लग सकती है। ये सीवियरिटी इंडिकेट कर रहा है। सीवियरिटी आपको पता है पहले क्या होता था कंपनीज एक्ट में, बल्कि कंपनीज ऑर्डिनेंस के अंदर 1984 के अंदर पेनल्टीज़ इतनी कम होती थी। जब पेनल्टीज़ का टेबल मैं कभी पढ़ाता था तो उस वक्त पढ़ाते वक्त बोलता था कि भाई ये पेनल्टीज़ किसी जगह 100 रुपये, किसी जगह 200 रुपये, एग्जैक्टली किसी जगह 400 रुपये। मैं पढ़ाता था कि यार पेनल्टी इतनी कम है कि दिल कर रहा है ये वायलेशन कर लें, इतनी कम। फिर जब ऑब्वियस ही बात है भाई, आप 200 रुपये 1984 के आज के थोड़ी हैं, मगर अमेंडमेंट की नहीं, चेंजेस ही नहीं हुई, तो वो 200 के 200 रह गए। तो फिर अब जब चेंजेस हुई ना, तो उसकी सिवियरिटी करंट वैल्यू के हिसाब से कर दी गई। तो अब बजाय पेनल्टी बताने के लेवल बताया जाता है कि कितनी सीवियर होगा, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। अब लेवल 1, 2, 3 की डिटेल एंड पे आती है वामिक, ताकि फिर आप उसमें, अब इसमें आप ना फंसे। पेनल्टी लगेगी बस इतना नोट कर लो और पर्सनल लायबिलिटी हो जाएगी, बाकी डिटेल जो होगी ना हम उसको एंड में देख लेंगे। सीवियर, मोस्ट सीवियर। देखो बात ये है कि ये लेवल्स आपके, बल्कि आप में से कोई अगर मुझे एक हेल्प कर दे, करंट जो बुक आई के अपने अभी रिलीज़ की है अभी, उसमें ज़रा लेवल्स देखो इंडिकेटेड हैं। अगर हैं तो मैं उसको अभी कवर कर लूँगा, नहीं है तो मैं आपको ऐसे टॉपिक में नहीं ले जाऊँगा, क्योंकि देखो कंपनी लॉ इतना बड़ा है कि आपके पास जो करंट लेवल है, अब आपके पास चूँकि बिजनेस लॉ भी है तो मुझे मोहतात होना पड़ता है कोई भी ऐसी बात करने से, ठीक है। पर्सनल लायबिलिटी का मतलब असीब हमने शुरू में बताया था कि कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है और पीछे उसके जो शेयर होल्डर्स हैं वो अलग पर्सनस हैं। पर्सनल लायबिलिटी का मतलब ये, यहाँ ऑफिसर्स की पर्सनल लायबिलिटी है, शेयर होल्डर की नहीं। इसका मतलब डायरेक्टर्स, मेनली डायरेक्टर्स, सीईओ, डायरेक्टर्स, उन पे जिम्मा आ गया कि कंपनी की लायबिलिटी उनको देनी पड़ सकती है, बैंक उन पे केस फाइल कर सकता है, तो पर्सनल लायबिलिटी हो जाएगी। अगर आपने ये वाला काम नहीं किया, क्या काम नहीं किया आपने, अगर अपना नाम बिजनेस प्रेमिसेस पे नहीं लिखा, तो पेपर्स पे नहीं लिखा, तो इसका मतलब आप धोखा दे रहे थे। कंपनी का नाम लिखना था, अगर आप नहीं लिख रहे हो तो उस कंपनी के ऑफिसर्स यानी डायरेक्टर्स फंस जाएंगे और बैंक उन पे केस फाइल कर सकता है। हसीब समझ आया बेटा? आर बी क्लियर? चले बेटा, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। बैंक इसलिए बेटा कि उससे आपने लोन लिया था, बैंक से लोन लिया था बेटा, या किसी से भी लोन लिया था, वो केस फाइल करता। सजाद बेटा आप बताओ, आपका क्या सवाल है? जी जी बेटा, सवाल पूछो, आप सवाल पूछो बेटा। एसीसीपी नहीं करता बेटा, थोड़ी वजाहत कर लो मुझे। पीडीएफ तो मैं भेज देता हूँ, बिल्कुल सही। मुझे सजाद आपका भी और असीब आपका भी सवाल, चूँकि अगर आपने पहले किया था तो रिपीट करो बेटा। आपकी करंट दो लफ्ज़ों से मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है समझने में कि आप क्या पूछना चाहते हो। हाँ अब सही है सर। इनकेस एसीसीपी ने करेगा इफ़ डिस्प्ले नहीं करेंगे नाम, नहीं देखें बात ऐसी भी नहीं है डिस्प्ले का। एसीसीपी तो अपनी वेबसाइट पे एसीसीपी के पास उनका डेटा, एक बात सुनिएगा, एक बात सुन के जाएं बेटा आप भी भाई। रजिस्ट्रार के पास जो डेटा है कंपनी के बारे में, एक तो उसके रजिस्ट्रेशन के सारे पेपर पड़े होते हैं, कौन से, मेमोरेंडम, आर्टिकल्स, और उसके जो, और हर सालाना एक रिपोर्टिंग करता है
नहीं, प्रॉस्पेक्टस तो होता है उस वक्त जब वो लिस्टेड कंपनी हो, शेयर्स इशू करे, पब्लिक इशू के सूरत में प्रॉस्पेक्टस उसके पास होगा। मगर बाकी केसेस में उसको कहते हैं हम फॉर्म ए, जिसको रिटर्न बोला जाता है कि इस साल क्या क्या चेंजेस हुई हमारा ऑडिटर चेंज हुआ, हमारा बैंकर चेंज हुआ, हमारे डायरेक्टर्स चेंज हुए, तो कंपनी की बेसिक इन्फॉर्मेशन को वो जो चेंजेस लाते हैं वो इन्फॉर्म करते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन जो किसके पास पड़ी होती है? रजिस्ट्रार के पास। मुझे बताएं कौन एक्सेस कर सकता है? एवरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, हम भी। वो हमसे रीज़न भी नहीं पूछेंगे क्यों चाहिए, क्योंकि है ही इसलिए कि आवाम तक पहुंचाया जाए, है ही इसलिए। बस उसके तुम फोटोकॉपी के पैसे मांगेंगे, वो एक फॉर्म दे दो, वो आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे। आपको पता है टैक्स, मुझे इतनी नॉलेज क्यों है बेटा? मुझे इससे इतनी नॉलेज है कि मैं किसी भी कंपनी के टैक्स मैटर को देखने से पहले इसके इन डॉक्यूमेंट्स को अभी आते हुए मैं एक अपने सबऑर्डिनेट को मैसेज कर रहा था कि ये प्राइवेट कंपनी है, इसके 3 साल के मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और इसके रजिस्ट्रेशन पेपर ACCP से चाहिए। तो मेरा काम ही ये पेपर्स देखना है। तो होता क्या है, अच्छा अब हमें, मैं तो टैक्स डिपार्टमेंट में हूँ, गवर्नमेंट में हूँ, तो आपको पता है हमें कैसे देते हैं ACCP? ईमेल पे। हमें तो ईमेल पे दे देते, तो आपको नहीं देंगे ना, क्योंकि हम सरकार के लिए मांगते हैं, ज़ाती काम के लिए थोड़ी मांगते हैं। ओके, मगर आम लोग भी जाके डेटा ले सकते हैं। तो डिस्प्ले तो वो कर रहे हैं ना, और डिस्प्ले क्या करें? यहाँ जो डिस्प्ले का सवाल किया था वो आम कस्टमर के लिए था। अब मैं रास्ते में बताऊँ, अगर एक बेकरी में जा रहा हूँ तो बेकरी कंपनी की है या सोल प्रोप्राइटर की है, कैसे पता चलेगा? लिखे ना नाम, नहीं लिखेगा तो फिर तो ज़रूरी थोड़ी सोल प्रोप्राइटर हो, ज़रूरी थोड़ी है। कंपनी है, नाम नहीं लिखा था, फिर वायलेशन हो गई, फिर ये वायलेशन हो गई। आपको लिखना था कंपनी का नाम, आपको कंपनी के इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट लगाना था, अटेस्टेड प्रॉपर वाला जो वेरीफाइड हो। कौन सा टॉपिक? छोड़ दो, नहीं है तो मैं आपको आइडिया दे दूंगा, हम खामखा ऐसा टॉपिक नहीं पढ़ेंगे। पेनल्टी की स्पेसिफिकेशन को छोड़ दो, हम सिर्फ लेवल्स आइडेंटिफाई करते रहेंगे और उस हिसाब से हम पेपर की तैयारी करें ना। और अगर आप कहेंगे तो बेटा मैं पढ़ा दूंगा, मुझे कोई टेंशन नहीं है, अलग से करके। चले, थैंक यू बेटा, जज़ाकल्लाह। अब किसी का सवाल रहा, मतलब कंपनी अपने नाम डॉक्यूमेंट्स पे शो करेगी? यस, अपने बिजनेस की ब्रांड है तो कोई शू का तो उस पर नाम करेगी, शू पे। बेटा देखिए, ब्रांड पे या प्रोडक्ट पे कंपनी का लिमिट नहीं लिखा है, पेपर्स पे लिखा है, बिजनेस प्रेमिसेस पे लिखा है कि दुकान पे, फैक्ट्री पे भी पता चले कि किसकी है, पेपर्स पे लिखा है। प्रोडक्ट पे लिखना ज़रूरी नहीं है। प्रोडक्ट पे इस पे लिखें जी, कहाँ लिखा है एप्पल इनकॉर्पोरेशन? नहीं। चैप्टर 1 फिर से सेंड कर देता हूँ, ठीक है बेटा। अच्छा, किसी का सवाल पेंडिंग है या क्लियर हो गया बेटा? सारे बच्चों का ऑनलाइन क्लियर हो गया तो इन्फॉर्म करो बेटा, ताकि मैं अगली क्लास में मुझे जाना है तो मैं यहाँ एंड करूँ। नो सर, क्लियर हो गया। चलो बेटा, थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़। हाँ बेटा, जी पूछो बेटा।